Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET, JRF, and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था सोशल केस वर्क के बारे में और अभी हम बात करेंगे सोशल ग्रुप वर्क के बारे में। सोशल ग्रुप वर्क जो होता है वो सोशल वर्क का एक मेथड है जो कि आपको हेल्प करता है। जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनकी सोसाइटी से रिलेटेड या सोशल प्रॉब्लम कोई होती है जिससे डील करने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए व्यक्ति ग्रुप में रह के किसी एक स्पेसिफिक जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें जो व्यक्ति होंगे उनका पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को गेन करना, अचीव करना, ताकि उनकी जो उसके इंडिविजुअल हैं उस ग्रुप्स के, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके, उनकी समस्याओं को ख़त्म किया जा सके। तो सोशल ग्रुप वर्क इस तरीके से काम करता है। इसमें जो होता है, आपका सोशल ग्रुप वर्कर होगा, आपका एक ग्रुप होगा और कोई सोशल एजेंसी होगी जो कि एक कम्युनिटी जो है उसकी सेटिंग में व्यवस्थित रूप से काम कर रहा होगा। ठीक है? और यहाँ पे सभी लोग जो काम कर रहे होंगे एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे होंगे और वो उद्देश्य निर्धारण ग्रुप के लोग द्वारा ही किया जाएगा। एक डेफिनेशन भी है, परिभाषा है, जो कि मार्जरी मर्फी ने दिया है 1959 में। इनका कहना था कि जो सोशल ग्रुप वर्क है वो सोशल वर्क का एक मेथड है जो कि हेल्प करता है जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके जो सोशल फंक्शनिंग है। यहाँ पे आप सोशल फंक्शनिंग का मतलब समझ पा रहे होंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि सोशल फंक्शनिंग क्या होता है। जब व्यक्ति अपना सोसाइटी के साथ अपने जो उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसका वर्क है वो आराम से उसको कर पाता है। उसके जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसके जो फंक्शंस है वो उसको परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसका सोशल फंक्शनिंग हो जाएगा। तो ये व्यक्ति के सोशल फंक्शनिंग को इन्हेंस करने में हेल्प करता है। किस तरीके से? आपका जो ग्रुप एक्सपीरियंस है और जो आपका पर्सनल और ग्रुप और कम्युनिटी के प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से पर्पसफुल तरीके से कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये इस तरीके से काम करता है। मतलब इसमें जो आपका, इनका कहना था कि जो ग्रुप वर्क होता है इसमें आपका सोशल वर्कर होगा, आपका जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, एजेंसी होगी जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करेगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएँगे, है ना? इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना जो होगा आपका सोशल ग्रुप वर्क का काम होगा। और ये किस तरीके से होगा? इसमें लोग एक अपना एक ग्रुप है जो मिल के काम कर रहा होगा। ये इसमें जितने भी इंडिविजुअल होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो इसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनका जो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका जो उनकी ज़रूरत है वो जुड़ी हुई है उससे, ठीक है? और जो प्राइमरी इसका जो सोशल वर्क का जो ये मेथड है, ये पॉजिटिव चेंज लाने में काम करता है। अधिकतर आप देखेंगे ये एजुकेशनल प्रोसेस के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, है ना? डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल एडजस्टमेंट की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप में आप रह के काम कर रहे हो। आप इंडिविजुअल हो, ठीक है? आपकी पर्सनल इंटरेस्ट, आपके पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं ग्रुप से एसोसिएटेड हो, तो वहाँ पे आप उस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में ही काम करोगे। उसका आपका पर्सनल उससे जुड़ा हुआ है, वो दूसरी बात है, ठीक है? अब सोशल ग्रुप वर्क के कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएँ होती हैं। तो पहला जो है उसमें है म्यूचुअल अवेयरनेस। ये क्या मतलब हुआ? म्यूचुअल अवेयरनेस का मतलब है कि जो ग्रुप मेंबर्स होंगे, उनके अंदर ये अवेयरनेस है कि वो इस ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं और उनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उनसे भी अवेयर होंगे कि ये हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ कनेक्शन फ़ील कर रहे होंगे, सेम कनेक्शन शेयर कर रहे होंगे, है ना? उनके अंदर ये चीज़ होगी। जैसे आप किसी ग्रुप के सदस्य होते हैं, आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं, तो आपको पता होता है ना कि हमारे जो फलाने हैं वो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, वो भी इस सोसाइटी के लिए काम कर रही है, जो भी, मतलब आप एक अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर आपका आता है कॉमन इंटरेस्ट। मतलब जो लोग उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनका अपना एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, कुछ एक गोल्स होता है ना? कॉमन इंटरेस्ट का मतलब कि कहीं न कहीं जब किसी ग्रुप के आप मेंबर बनते हैं तो आप किसी कारण से ही जुड़ेंगे ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई आपका गोल होगा। तो ग्रुप कब फॉर्म होगा? जब एक जैसे बहुत सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है या जो गोल है वो सेम हो। तो ये सभी लोगों का जो होगा कॉमन इंटरेस्ट होगा, कॉमन गोल होगा, ठीक है?
इसके बाद आपका आता है सेंस ऑफ यूनिटी। जो सोशल ग्रुप वर्क होता है, इसमें जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी पाई जाती है, बिलोंगिंगनेस पाई जाती है, ठीक है। लॉयल्टी देखने को आपको मिलेगी, सिंपैथी अमंग मेंबर्स, मतलब कि यहाँ जो लोग होंगे उनको पता है कि ये हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, तो वो अपने ग्रुप के प्रति ईमानदार रहेंगे, और साथ ही साथ वो अपने जो लोग हैं उनके लिए भी उनको एक यूनिटी फील होगी कि हाँ, ये हमारे यहाँ के मेंबर हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपकी होती हैं, आप किसी भी ग्रुप के सदस्य होते हैं तो आपको ये फील होता है। अगर आप फैमिली, मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए फैमिली, तो वहाँ पे आप सेंस ऑफ यूनिटी देखते हो, है ना कि नहीं? वहाँ पे आपको दिखता है। स्पेसिफिक कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो आप वहाँ भी देखते हो कि हाँ भाई, ये हमारे कम्युनिटी के हैं, तो एक आपका सेंस ऑफ यूनिटी हो जाता है। फिर आपका आता है वी फीलिंग। वी फीलिंग का यहाँ मतलब है कि जो ग्रुप के लोग होंगे वो अपने अंदर एक ऐसे, मतलब उनको फील होता है कि ये हमारे साथी हैं, इनके साथ हमें काम करना है ना? एक मतलब आपका फ्रेंड सर्कल टाइप का कुछ होता है, कोऑपरेशन होगा, एक दूसरे के आप सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, तो ये चीज़ आपको मिलेगा देखने को वी फीलिंग के दौरान, ठीक है, ग्रुप में। क्योंकि आपका शेयर्ड इंटरेस्ट है, सीधी-सी बात है, तो आपको वहाँ पे लगेगा कि हाँ, ये हमारे जैसे ही हैं, इनको हमारी ज़रूरत है, हमको इनकी ज़रूरत है, तो ये आपकी होती है। फिर आपका आता है सिमिलर बिहेवियर। देखिए, कोई भी किसी ग्रुप का मेंबर है, तो कहीं न कहीं उनके इंटरेस्ट सेम है, उनकी हॉबीज़ सेम है, कुछ ना कुछ मिलता-जुलता है, तो आपको एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो होगा ना, वो सिमिलर दिखेगा लोगों में, ठीक है? आपका कॉमन इंटरेस्ट होने के कारण। फिर आपका आता है ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे देखिए, हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ आइडियल होगा, कुछ नॉर्म्स होंगे। आइडियल मतलब आपके आदर्श होते हैं ना, कि मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे लिए ये मूल्य है कि मुझे इसको फॉलो करना है। तो इंसान का अपना-अपना होता है, वैसे ही कुछ ग्रुप्स के नॉर्म होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना होता है और सबके लिए ज़रूरी होता है, और इसी के थ्रू वो ग्रुप मेंबर्स को कंट्रोल करने का भी काम करता है। मतलब ये जानबूझकर नहीं किया जाता है, लेकिन ये आपका ऑटोमेटिकली होगा। जब कुछ ग्रुप ग्रुप नॉर्म्स होंगे, कुछ बिहेवियर आपको, कुछ चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं, ये कहीं लिखा ज़रूरी नहीं है कि लिखा ही होगा। अगर बता दिया जाएगा कि हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि हमारे वैल्यूज़ हैं ये, तो आप उसको फॉलो करते हो बिना उसको विरोध किए। तो ये चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। ये आपकी विशेषता है ग्रुप वर्क की, ठीक है? इसके बाद आता है कि हमारा जो ग्रुप होता है, सोशल ग्रुप जो होता है, उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? सोशल ग्रुप वर्क में आपको इस स्ट्रक्चर को समझना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति इसी तरीके से होगी। जो ग्रुप है, वो किस तरीके से वो ग्रुप काम कर रहा है, वो आप इसी तरीके से जानोगे। तो पहला जो है आपका ग्रुप रोल्स। ग्रुप रोल्स मतलब यहाँ पे कुछ आपके कुछ कुछ सबको रोल्स डिसाइडेड होते हैं ना, कोई वहाँ पे आपका जो होगा जो कोई मैनेजर का काम कर रहा होगा, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होगा, है ना? कोई होगा जो फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा होगा। कोई होगा जो कि उसे कुछ और कोई ज़िम्मेदारी दी गई होगी, कोई आपका फाइनेंस देख रहा होगा। मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, कोई मार्केटिंग, एक ग्रुप मान लीजिए ऐसा कुछ है, उसके बारे में बात करें। तो सबका अपना-अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैनेजर जो है जो सबको देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, फैसिलिटेटर जो है वो बाकी चीज़ें कर रहा है, मार्केटिंग का काम कोई कर रहा है। तो आपके कुछ ना कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं। अब आपसे लोगों का एक्सपेक्टेशन होगा कि आप उसी तरीके से बिहेव करें, है ना? आप मैनेजर हैं तो आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। तो एक सेट ऑफ पैटर्न्स जो होगा, पैटर्न बिहेवियर आपका जो होगा वो डिसाइडेड होता है, ठीक है? उसी हिसाब से उससे रिलेटेड जो भी आपका जो पोजीशन है, आप मैनेजर हैं, लीडर हैं, फैसिलिटेटर हैं, है ना? उससे रिलेटेड आपकी इस पोजीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होंगी उस ग्रुप में, जो भी आपका काम है, रोल है, वो आपको वहाँ पे निभाना होता है। ठीक है? तो ग्रुप रोल का मतलब आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए, ये 3 तरीके से 3 कैटेगरीज़ इसकी होती हैं। पहला है टास्क रोल्स। टास्क रोल का मतलब ये होता है जैसे कि कुछ आपको टास्क दिया गया है और आपको उस टास्क को परफ़ॉर्म करना है, उसके अंतर्गत ही आपको अपना जो बिहेवियर है उसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोऑर्डिनेटर या इन्फॉर्मेशन गिवर जो होते हैं, उनका मेन काम होता है कि आपका जो ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। तो ये क्या करेंगे, ये इसी तरीके से काम करेंगे। ये टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, या ग्रुप के बाहर अगर कुछ हेल्प चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे। तो ये इनका काम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका आता है बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रूल्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, आपका कोई हार्मोनाइज़र है, कंट्रीब्यूट कर रहा है जो ग्रुप में, ठीक है? जो कि आपका जो ग्रुप का कोहेसन होता है, मतलब उनमें जो एक आपसी जो एक मतलब कि एक लगाव होना चाहिए, आपस में एक-दूसरे को हेल्प करने के लिए एक एक निकटता महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एक ऑब्जर्वर के तौर पे आप वहाँ पे आपका रोल होता है, ठीक है? इसके बाद आपका आता है सेल्फ सेंटर्ड रोल्स। कुछ ऐसे रोल्स मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वो हमेशा हेल्प के लिए ही खड़े रहेंगे, कि मतलब हमें हेल्प चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबके अपने-अपने रोल्स हैं, उसी तरीके से लोग फंक्शन करते हैं और ये चीज़ें आपकी
इस तरीके से बनती हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रुप रोल में। अब आता है नॉर्म्स के बारे में। नॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं भाई। हमें पता है कि नॉर्म्स के ही चलते अभी हमारी जो सोसाइटी है, कहीं न कहीं इसमें इनफॉर्मल और जो फॉर्मल नॉर्म्स हैं वो चल रहे हैं, और लोग इनफॉर्मल नॉर्म्स को भी बहुत अच्छे से पालन करते हैं, है ना? सोसाइटी द्वारा कुछ हमारे बिहेवियर से मतलब एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के सदस्य के रूप में हमसे कुछ उनके कुछ कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम इस तरीके से बिहेव करें, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप अगर किसी देश के सदस्य हैं तो वहाँ पे आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। वो आपको उसके लिए कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर आप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपका एक कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, तो आप वहाँ पे करते हो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखते हो हमारे यहाँ भी है। तो ठीक उसी तरीके से नॉर्म्स हैं कुछ, जिसको इनफॉर्मल गाइडलाइंस बोल सकते हैं हम। ये कहीं पे डिफाइन इस तरीके से कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन आपसे एक मतलब लोग आशा करते हैं कि आपका जो सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, किसी विशेष ग्रुप या समाज से आप जुड़े हुए हैं, समूह से जुड़े हुए हैं, तो आपको उस तरीके से व्यवहार करना है, ठीक है? और ये जो आपके नॉर्म्स होते हैं, जो मूल्य होते हैं, ये इन्वायरमेंट बदलता है अगर, मतलब आपका वातावरण जो है आपके चारों तरफ का, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है या आपकी संस्कृति में कोई बदलाव आ रहा है ना? किसी भी तरीके से कुछ बदलाव आ रहा है समाज में, परिस्थिति में, तो ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जब वातावरण बदलेगा, आपका संस्कृति बदलेगा, तो आपका जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होते हैं, आपके नॉर्म्स भी बदलते हैं, ठीक है? उसी हिसाब से डेवलप करते हैं। अब जो नॉर्म्स होते हैं इसके कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। अब इसमें जो नॉर्म्स होते हैं, इसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जैसे कि वो आपको परफॉर्म मतलब कि वो आपको सिखाया नहीं जाता है, लेकिन आप दूसरों को देखकर वो चीज़ें सीख लेते हैं, है ना? जैसे कि अगर हम बात करें कि जब भी किसी से मिलना चाहिए, है ना? तो क्या होता है कि हाथ मिलाना चाहिए, और अगर आपसे बड़े व्यक्ति हैं तो आप अगर वो आते हैं तो उनके सामने आपको जो एक हेलो या आपका मतलब जो भी आपके संस्कार या आपके देश के हिसाब से, जो भी आपके कल्चर के हिसाब से है, आप वहाँ पे उनको ग्रीट करोगे। ग्रीट करने का मतलब है आप नमस्ते कर रहे हो, हेलो कर रहे हो, या फिर आते हैं तो आप खड़े हो जाते हो बैठने के लिए, जो आपके बड़े हैं उनके लिए आप चेयर दे देते हो। तो ये चीज़ें क्या है, ये मतलब एक नॉर्मल आपका नॉर्म्स है। जैसे कि लोग खड़े होके लाइन में इंतज़ार करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भीड़-भाड़ कहीं पे आप अचानक से कहीं लाइन लगी हुई है और आप आगे जाके खड़े हो जाओ। आप एक मतलब ये क्या है, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो आपकी होती रहती हैं, ठीक है? और ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपका आता है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है कि इसका ये यहाँ पे तात्पर्य है कि जब आप किसी समाज या ग्रुप के सदस्य होंगे ना, तो वहाँ से आपसे कुछ एक बिहेवियर जो है उस समाज या सोसाइटी से जुड़ा होगा या उस ग्रुप से जुड़ा होगा, जो लोगों को लगेगा कि हाँ, आप अगर इस जगह से आ रहे हैं, तो आपका जो व्यवहार होना है, वो इस प्रकार का होना चाहिए। तो एक मतलब स्टैंडर्ड सेट किया गया है, एक एक्सपेक्टेशंस है उस ग्रुप के और सोसाइटी के अपने सदस्यों को लेकर। तो ये आपका कन्फर्मिटी में आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब कि जब व्यक्ति अपने आप को किसी ग्रुप का सदस्य मानता है, ठीक है? तो उसके कुछ बेसिक मतलब नेचर होता है उस ग्रुप का। तो जब व्यक्ति जब कहीं पे जाएगा, तो उसका जो ग्रुप है, उसका वो उस ग्रुप से जो उससे रिलेटेड जो उसके अपने कुछ व्यवहार हैं, वो वहाँ पे प्रकट करेगा, है ना? बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोगों की हेल्प करना, है ना? और उनके जो आपके ग्रुप है, उसमें किस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कैसे उनको सपोर्ट कर रहे हो, और किस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके रेफरेंस ग्रुप में आ जाएँगी, है ना? आप जिस ग्रुप से बिलॉन्ग करोगे, तो आपका एक अपना रहता है, लगाव होता है आपका उस ग्रुप से। तो उस तरीके से आप वहाँ पे व्यवहार या जो भी आपकी चीज़ें होंगी, आप परफ़ॉर्म करते हो। फिर आपका आता है स्टेटस। आप किसी भी ग्रुप के मेंबर होंगे, आपका एक स्टेटस होता है, सेट होता है, जो उसी हिसाब से आपको रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ये आपका सोसाइटी हो, चाहे कोई एक छोटा-सा ग्रुप हो, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे कुछ नॉर्म्स वगैरह थे। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल लॉफ़िंग। सोशल लॉफ़िंग का मतलब यहाँ पे है जैसे कि जब कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें एक ग्रुप पूरा मिल के काम कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे में हो सकता है किसी ग्रुप का कोई काम किया जा रहा है, तो उसमें हो सकता है होगा जो ए बंदा होगा वो कम काम कर रहा होगा, वहीं जो बी बंदा होगा वो ज़्यादा काम कर रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि मतलब एफ़र्ट तो दे रहे हैं सब लोग, लेकिन किसी का एफ़र्ट ज़्यादा है, किसी का कम है। तो यहाँ पे जो गोल अचीव हो रहा है, वो सबके लिए अचीव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एफ़र्ट जो है वो आपका काउंट हो जाएगा उस ग्रुप में ही, कि हाँ, ये एक पूरे ग्रुप में ने काम किया। भले आपने वहाँ पे कम एफ़र्ट दिया हो, ज़्यादा एफ़र्ट दिया हो, तो वो आपके एक ग्रुप एफ़र्ट के तरीके से देखा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपके आपके जो योगदान होगा उसको कम नहीं समझा जाएगा। उसे सामान्यतः माना जाएगा जैसे बाकी लोग काम जिसे उन्होंने एफ़र्ट किया, आपने भी किया है, तो ये इस तरीके से होगा। फिर आपका आता है कोहोर्ट एंड
ग्रुप डेमोग्राफी, तो कोहोर्ट का मतलब होता है जब एक जैसे लोग व्यक्ति जो होते हैं कॉमन तरीके के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, मतलब उनकी विशेषताएं होंगी, उनके गुण होंगे, और वो साथ में किसी ग्रुप के सदस्य हैं, है ना, एक स्पेसिफिक जगह पे आप काम कर रहे हो, एक ही तरीके से रह रहे हो, तो वो आपका कोहोर्ट में आ जाता है। और ग्रुप डेमोग्राफी का मतलब हो जाता है कि आप कहीं मतलब कॉमन डेमोग्राफी शेयर कर रहे हो, लाइक एज, रेस, जेंडर, एथेंसिटी, रिलीजन, धर्म, है ना, आप एक ग्रुप के सदस्य बन जाते हो, उसी तरीके से आपके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं, तो ये आपका ग्रुप डेमोग्राफी में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं जो आपका कोहेसिवनेस है। कोहेसिवनेस का मतलब यहाँ पे है कि जो डिग्री ऑफ ग्रुप फंक्शन है, मतलब जब एक व्यक्ति काम कर रहा है, किसी ग्रुप का सदस्य है वो, और जो ग्रुप के सदस्य के तौर पे वो काम कर रहा है, किसी गोल या मीटिंग को हो रही है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, तो वहाँ पे वो जो एक अपनापन उसे फील होता है अपने ग्रुप को लेकर, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, वो अपने ग्रुप के लिए काम कर रहा है, अपनी टीम के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, तो वहाँ पे एक कोहेसिवनेस आ जाती है वो, क्योंकि कह सकते हैं एक मेन उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम करते हैं, भले वो आपस में उनका इमोशनली उस तरीके का बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन जब ग्रुप की बात आएगी तो उनकी इमोशंस हाई होंगे। तो इस तरीके से आप कोहेसिवनेस को जान सकते हैं कि ये आपके ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट जो होता है हिस्सा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ गोल्स होते हैं आपके सोशल या पर्पज होते हैं ग्रुप वर्क के, है ना। गोल क्योंकि आप कोई भी ग्रुप बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो गोल होगा, उसको अचीव करना जो होता है उस के ग्रुप के मेंबर्स का काम होता है। ठीक है, वो इसीलिए उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो है यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल होता है यहाँ पे वो कोलेबरेट और एक्टिव पार्टिसिपेशन सीखता है। और वो किस तरीके से सीखता है ये चीज़, वो जो ग्रुप में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके थ्रू ये सारी चीज़ें सीख रहा होगा। ठीक है, इसमें वो अपना जो भी उसके अंदर जो भी गुण हैं, उसका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, इमोशनल जो उसकी जो गुण हैं, उसके फिजिकल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे हो रही हैं, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है कि यहाँ पे किसी भी अपनी ज़रूरत को फुलफिल करना होता है इन्हें, है ना। जब ग्रुप से किसी जुड़ रहे हैं आप, तो आपका कुछ ना कुछ नीड होगा, तभी तो आप जुड़ रहे हो, तो उसको फुलफिल कैसे करना है ना। यहाँ पे आप अपने आपका पर्सनल और ग्रुप का ऑब्जेक्टिव दोनों आप फुलफिल कर रहे होगे। जैसे कि आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं या आप अपनी फैमिली के सदस्य हैं, तो फैमिली भी तो हमारा ग्रुप ही है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अगर इंडिविजुअल व्यक्ति आप विकास करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी आगे बढ़ेगी, है ना, आपका डेवलपमेंट होगा, आप फाइनेंशियल स्टेबल होगे तो आपकी फैमिली भी होगी, तो ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जो इंडिविजुअल होता है उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर डेवलपमेंट होता है ग्रुप वर्क के प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हो, आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपके कुछ रोल्स हैं जिसको आप निभा रहे हो, तो वहाँ पे आपका स्किल भी तो डेवलप हो रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, और बाकी चीज़ें आपका व्यवहार जो होगा कि जब ऐसे इंडिविजुअल आप काम करते हो तो आपका व्यवहार अलग होता है, लेकिन आप ग्रुप में हो तो आपको किस तरीके से पेशेंस के साथ काम करना है, ये सारी चीज़ें कब आप सीखोगे, आप ग्रुप में जब काम कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि ये जब ग्रुप में आप होते हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ सीखते हो कि कैसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डेमोक्रेटिक वर्किंग स्टाइल में आपको काम करना है। मतलब कि आप इंडिविजुअल हैं, आपको टीम के साथ काम करना है, ग्रुप के साथ काम करना है, तो वहाँ पे आपको लोगों के डिसीजन को भी समझना होगा। ठीक है, अपनी बातों को भी आपको समझाना होगा, आपस में लोग वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं सबके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको उनको निभाना है, और आपको एक तरीके से सबके लिए काम करना है, आप सिर्फ वहाँ पे इंडिविजुअल अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं ग्रुप में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे सीखते हो कि कैसे सबके साथ मिलके और सबके लिए और ग्रुप के लिए काम करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है कि जो ग्रुप होता है उसके अंदर कैसे लीडरशिप की पोटेंशियल को डेवलप किया जा सके, है ना। जो वर्थ है, डिग्निटी है, उसको कैसे किसी व्यक्ति के अंदर डेवलप किया जा सके, उस जो ग्रुप के सदस्य हैं उनके अंदर डेवलप किया जा सके, तो ये इस पे फोकस किया जाता है। फिर आपका आता है इसमें आपको सिखाया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, है ना, कि जैसे कोई व्यक्ति है, उससे अगर कोई काम करना है तो उसको उसकी स्किल सेट को देखा जाएगा, उसके एक्सपर्टीज़ को देखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से उसे कुछ वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझते हो कि हाँ, अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल एक व्यक्ति काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप है, उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, तो सबको अपने अपने कुछ कुछ जो उसकी स्पेशलाइजेशन उसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा, है ना। वो अपना जो भी यूनिक रोल होगा ग्रुप के अंदर वो उसको परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आप सीख रहे हो ये चीज़ें। फिर आपका आता है कि
हमने जो भी बात कर ली, सूटेबल टास्क जो जिसके लिए होगा वो इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि कोई भी सोशल चेंज आ रहा है ना? मान लीजिए आपके ग्रुप मेंबर्स में ही आपस में कोई चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नया चीज़ कोई ले आ रहा है, तो उसको कैसे आप अडॉप्ट करो, है ना? कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसको कैसे आप उसको अडॉप्ट करो, और कैसे उसमें खुद का कंट्रीब्यूशन दो। कोई नई चीज़ सीखने सीखने को आपको मिल रही है, तो आप कैसे उसको सीखो और फिर कैसे अपना जो भी स्किल है आप उसको कंट्रीब्यूट करो उस ग्रुप के जो जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएँगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रुप थेरेपी भी मिलती है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे करना है ना? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से आप असहमत होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप क्योंकि उस ग्रुप के सदस्य हैं, तो आपको अपनी बातों को रखना है। तो कैसे आप बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए अच्छे से अपनी बातों को वहाँ पे रख सकें, और कैसे लोगों के इमोशंस को समझें। मतलब एक तरीके से चारों तरफ से आपको एक डेवलप करने में आपकी पर्सनैलिटी को, जो ग्रुप वर्क है वो हेल्प करता है कि आप कैसे एक ग्रुप में रह के इस तरीके से तैयार हों कि आप इंडिविजुअल का ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी है, उसके लिए भी काम करें, और कैसे आप इस विकास की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। इसके बाद कुछ आपके मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आपके एचबी ट्रेकर एंड डगलस जो थे उन्होंने दिया था। इसमें कुल 10 यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स दिख जाते हैं, जिसमें है आपका प्लान ग्रुप फॉर्मेशन, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पर्पसफुल वर्क ग्रुप रिलेशनशिप, कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन, गाइडेड ग्रुप इंट्रैक्शन, डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपके हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो पहला है प्लान ग्रुप फॉर्मेशन, इसका मतलब यहाँ ये है कि जो सोशल वर्कर होता है, वो जो ग्रुप है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझता है, उसके मेंबर्स के साथ डिस्कशन करता है, और एक जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले कोई एजेंसी है, उनके जो भी चीज़ें हैं उनके साथ डिस्कस करके एक फाइनल जो प्लान होता है उस ग्रुप के जो भी प्रॉब्लम जो स्पेसिफिक इशू है उसको सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाता है ना। तो यहाँ पे सबके जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं और जो आपका सोशल वर्कर होगा, ये सब मिलकर एक बेसिक यूनिट पे काम करेंगे, और एक अपना प्लान बनाएंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त करना है और कैसे टास्क परफॉर्म करना है। फिर आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। अब मान लीजिए ऐसा हो जाएगा कि एक ग्रुप में 20 लोग हैं और उसमें 10 लोग कुछ और सोच रहे हैं, 5 लोग कुछ और सोच रहे हैं, 5 लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो ऐसे 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं, तो किस तरीके से वो मिलकर काम करेंगे? तो ऐसे में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, जिसमें जो आपके जिस एजेंसी से आप जुड़े हुए हैं, वो भी उसमें क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सपोर्ट रिसोर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, और जो ग्रुप है उसके लिए काम करने के लिए। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि सिर्फ कुछ बहुमत जिनका है उन्हीं को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, हमें हर एक सदस्य के हित के बारे में सोचना है। तो सभी सदस्यों से एक सहमति लेकर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, एक विशेष जो आपका उद्देश्य है उस ग्रुप का वो क्रिएट किया जाता है। फिर आपका आता है पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उस ग्रुप के जो सदस्य हैं, उनका आपस में तो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं तभी वो अच्छे से फंक्शन करेगा, जब अच्छे से तालमेल होगा सभी सदस्यों में। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप वर्कर है उसका भी रिलेशन हर एक व्यक्ति से सामान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को तवज्जो दी जा रही है और किसी को अनदेखा कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक पर्पसफुल जो रिलेशनशिप है, उद्देश्यपूर्ण आपका होना चाहिए। यहाँ पे पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, है ना? तभी वो जो ग्रुप वर्क है वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन। यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो सोशल वर्क का एक खास चीज़ कही गई है पहले से ही, जो एक प्रिंसिपल भी है कि हर व्यक्ति जो है यूनिक है अपने आप में। हर व्यक्ति का अपना कुछ एक विशेषता है। तो वो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो ग्रुप में लोग हैं, वो एक ग्रुप के सदस्य तो हैं, लेकिन उनकी जो विशेषताएँ हैं वो अलग हैं, है ना? हम हर एक व्यक्ति को एक तरीके से डील नहीं कर सकते हैं, और सेम हर ग्रुप जो होता है उसका भी नेचर अलग होता है, हर ग्रुप का जो डायनामिक्स होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे हमें चाहे व्यक्ति हो, चाहे ग्रुप हो या कोई सोसाइटी हो, हमें वहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन को ध्यान में रखना है कि मतलब उसका अपना एक नेचर है जो कि अलग है दूसरे से। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? और उसी हिसाब से लोगों को हेल्प करनी है ताकि उनकी इंडिविजुअल नीड्स भी पूरी हों, ठीक है? फिर आपका आता है गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, सॉरी। तो गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप वर्कर होता है वो इस तरीके से खुद को पार्टिसिपेट करता है, खुद इस तरीके से एक्टिवेट रहता है, उस पूरे एक्टिव रहता है उस पूरे
ग्रुप इंटरेक्शन के दौरान, जिससे वो जो उस ग्रुप के जो सदस्य हैं वो सबके साथ बराबर इंटरेक्शन कर सके, है ना, उनकी जो मनोभाव हैं उनको समझ सके, उनकी परिस्थितियों को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड कर सके कि वो आपस में एक अच्छे और एक सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ वहाँ पे काम करें जो ग्रुप के मेंबर्स हैं। ऐसा ना हो कि किसी का अगर कोई थॉट है वो दूसरे से अपोजिट है तो वहाँ पे वो उस चीज़ को लेकर आपस में लड़ रहे हो, तो यहाँ पे इसमें ग्रुप वर्कर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका ये बहुत बड़ा सिद्धांत और ज़रूरी सिद्धांत है। इसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी ग्रुप है हम उसे स्टैब्लिश जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है ना। उसका गोल होगा, है ना, उसके कुछ अपने कुछ हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कुछ प्लान होगा जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ अलग अलग उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अभी हमने कोई प्लान किया और वो चीज़ हम उसको लास्ट तक वैसा ही ले जाएंगे। जहाँ पे ज़रूरत है अगर कुछ चेंज करने का, कुछ गोल्स में कुछ चीज़ें चेंज करनी है जो ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें इसको बदलना चाहिए, तो वो चीज़ें हमें बदलनी होंगी। ग्रुप के नीड के अकॉर्डिंग हमें वो सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम उस पर फिक्स्ड हो जाएंगे। तो इसका बहुत आवश्यकता होता है, तो इसको ध्यान में हमें रखना है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति जो है अपना जो ग्रुप का सदस्य है उसका अपना वो अपने पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ग्रुप से जुड़ता है। तो उसकी उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसका अनुभव है उस ग्रुप के साथ, है ना, और जो उसकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं उस ग्रुप में परफॉर्म करने की, लोगों के साथ उसका इंटरेक्ट करने का, जो भी सारी चीज़ें हैं, हमें इसका ध्यान रखना है कि ये चीज़ें प्रोग्रेसिव हों। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ़ एक क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया तो हम उसमें काम करते जा रहे हैं। क्या वो चीज़ें बदल रही हैं? क्या जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, हम उसमें सही दिशा में बढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं या टास्क सिर्फ़ कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, हमें ये भी देखना है कि वो प्रोग्रेस, वो अचीवमेंट हमारी हो रही है या नहीं। लोगों के बीच में जो एक ग्रुप का जो एक विशेषता है, जो ग्रुप में एक कोहेसन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए, वो चीज़ें दिख रही हैं या नहीं, उस तरीके से लोग डेवलप हो रहे हैं या नहीं। तो इंडिविजुअल से लेके आपके ग्रुप का जो भी चीज़ें हैं वो उस तरीके से डेवलप हो रही हैं या नहीं, इसका हमें बहुत ध्यान देना है कि बाकी लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि वो ग्रुप में सिर्फ काम कर रहा है बट उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, या उसका जो ऑब्जेक्टिव उसने सोचा था जिस वजह से वो पर्सनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा था, क्या वो उसे अचीव नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं फील होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में हमें रखनी है। फिर आपका आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उस ग्रुप में, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसका हमें बहुत ख्याल रखना होता है ना। क्योंकि हमारे ग्रुप में जो लोग होंगे उनके पास अपनी एक्सपर्टीज़ होंगी, उनके पास अपना कुछ नॉलेज होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा। साथ ही साथ जो ग्रुप या कम्युनिटी के लोग होंगे, या कम्युनिटी जो होगी, जो एजेंसी होगी, उसके पास भी कुछ रिसोर्सेज हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात यहाँ पे की जाती है। मतलब कि सिर्फ रिसोर्स को यूज नहीं करना है बल्कि उसको सही तरीके से यूज करना है। जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि कम रिसोर्स में उसको अच्छे तरीके से यूज करें, है ना। अननेसेसरी चीज़ों को नहीं यूज करना है। फिर आपका आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब तक हम उसको जांचते नहीं रहेंगे, उसको मॉनिटरिंग नहीं करते रहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो काम है वो सही प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। तो ऐसे में ग्रुप का जो भी आउटकम आने वाला है या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू असेस करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, है ना। अपनी जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग है, उसको हमको अच्छे से करना है ताकि आगे जब हम रिपोर्ट को कंप्लीट करें या फिर जब हम अपने आउटकम को देखें तो ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि हमने सिर्फ काम किया है बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हुआ। तो ऐसे में इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है अपना ग्रुप के प्रोग्रेस को देखने के लिए और अपने रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह के लिए, ठीक है, और इफेक्टिवनेस देखने के लिए कि हाँ हमारा जो ये ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव बना था क्या वो सच में मिला या नहीं। फिर आपका आता है डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आप ग्रुप के सदस्य हैं, ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा फील करें कि भाई हमारे तो चीज़ों को सुना ही नहीं जा रहा है, हमारे थॉट को सुना ही नहीं जा रहा है, हमारे जो हमने जो विचार प्रकट किए हैं, हमने जो आइडियाज़ दिए हैं उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सबके ग्रुप के सभी लोगों की बातों को सुना जाए, सबके डिसीजंस के बारे में जाना जाए, फिर एक फाइनल जो आपका ग्रुप का डिसीजन है उस पे वो पहुंचा जाए। और ये सारी चीज़ें ये सबके मिलके जो सदस्य हैं, जो ग्रुप वर्कर हैं, उनको मिलके करना होगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के जो लोग हैं उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। मतलब कि वो खुद से अपना जो अपने ग्रुप के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट करना है या जो भी चीज़ें हैं वो ग्रुप के मेंबर्स ही करें, है ना। ग्रुप ऑटोनॉमी जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए ग्रुप ऑटोनॉमी, ठीक है।
इसके बाद ये जो है आपका ग्रुप का जो फंक्शंस होते हैं, ये यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सोशल ग्रुप वर्कर है वो किस तरीके से अपना वेरियस जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो है कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जैसे जो सोशल ग्रुप वर्कर है उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो जो ग्रुप है उसकी जो सिचुएशन है ना? उसकी जो परिस्थिति है, जो उसकी नीड है उस ग्रुप के लोगों की और उस पर्टिकुलर एक ग्रुप जो है उसका, ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उस ग्रुप का नेचर कैसा है, उसके ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो किस प्रकार से हैं और वो उनका क्या नीड है और क्या-क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। तो एक सोशल ग्रुप वर्कर जो है उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे में उसको उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं स्टडी करनी होंगी, ताकि वो जो ग्रुप के हर एक सदस्य को हेल्प कर पाए, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है? इसके बाद आपका आता है टास्क एलोकेशन। इसमें जो होता है कि जो कुछ टास्क होते हैं, है ना? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच में आपस में बाँट दी जाती हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि कोई फैसिलिटेटर है, कोई कोऑर्डिनेटर है, तो ये क्या है? यहाँ पे आपने ग्रुप की नीड को देखा कि कौन क्या नीड है ग्रुप की, फिर उसके हिसाब से आपने देखा कि कौन किस रोल के लिए सूटेबल है, क्या स्किल सेट है, उस हिसाब से आपने टास्क एलोकेट किया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति मान लीजिए कोई बहुत इंट्रोवर्ट है और आपने उसको कुछ ऐसा काम दे दिया जहाँ पे वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है तो भी समस्या होगी। लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसको ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि आपको उससे भी लीडरशिप के उसके अंदर भी डेवलप करनी है। तो आपको उसको देखते हुए कि वो जहाँ पे थोड़ा-सा मतलब एक सहज रूप से अपना काम भी कर सके और वो जो स्किल है उसके अंदर डेवलप हो सके। तो इस तरीके से आपको टास्क देना होगा ताकि सभी लोगों को मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, है ना? फिर आपका आता है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ग्रुप में यही चीज़ें सिखाते हैं कि आप एक ग्रुप के सदस्य हो, मेंबर हो, तो वहाँ पे कैसे आप अपने विचारों को अच्छे से रख सको, है ना? जिससे आप अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, जो आपकी स्किल्स होंगी, है ना? उस ग्रुप में आप किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हो, लोगों को कैसे एम्पावर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उस ग्रुप में जो लोग होंगे आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो लोग तुरंत लीडरशिप ले लेते हैं, वो खुद से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों को हमें आगे ले आना पड़ता है। तो ऐसे में उनको कैसे सिचुएशन ऐसी दी जाए कि वो आगे बढ़ के खुद आएँ, जो लोग नहीं आना चाहते हैं या किसी कारण से किसी हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें एक उनको इस तरीके से हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है? इसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन। यहाँ पे लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन पे हमें जोर देना, जैसे हमने अभी बात की कि इस तरीके से उन्हें महसूस कराना है कि हाँ, ये काम वो कर सकते हैं। उनके लिए ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करिए इस तरीके से कि वो आगे खुद आके अपने आप को एक मतलब कहें कि हाँ, मुझे भी अपने ग्रुप के लिए काम करना है या मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो आगे बढ़ें, पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में कोई 1-2 व्यक्ति हैं जो बहुत सुपर एक्टिव हैं और बाकी लोग एकदम से शिथिल पड़े हुए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है। फिर आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिकॉर्ड आपको करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो-जो ग्रुप एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म कराई हैं, है ना? और लोगों के जो उसके मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट आया है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है क्योंकि ग्रुप में यहाँ पे हमें सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करना होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा एक कह सकते हैं मोटा-मोटी एक चीज़ होती है जो लोगों को दिखती है कि हमें ये अचीव करना है, लेकिन साथ में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या स्किल्स डेवलप हो रहा है, उसी पे तो हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव मानेंगे। लेकिन लोगों का ध्यान उस पे नहीं रहता है, बट ये सोशल ग्रुप वर्कर को ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप ग्रोथ, मतलब यहाँ पे हमें सेम चीज़ हमने अभी डिस्कस किया कि हमें इस पे काम करना है कि जो व्यक्ति है ग्रुप का, हर एक सदस्य सबको मौका मिले अपना ग्रोथ करने का, डेवलपमेंट करने का, है ना? और ये सारी चीज़ें ग्रुप वर्कर एक कह सकते हैं बेहतर तरीके से वो इसमें हेल्प कर सकता है क्योंकि वो जानता है, वो सबको स्टडी कर रहा है, वो देख रहा है, ऑब्जर्वेशन उसका इस तरीके का होना चाहिए कि वो सबके जो विशेषताएँ हैं उसको देखते हुए और क्या उनके अंदर क्या उनकी वीकनेसेस हैं, उन पे कैसे काम किया जा सके, ये ग्रुप वर्कर की ज़िम्मेदारी है और उसको इस तरीके से इस पे काम करना है, ठीक है? फिर आपका आता है जो क्लासिफ़िकेशन है ग्रुप सोशल ग्रुप वर्क का, इसमें हमने कूले जो थे सीएच कूले उन्होंने क्लासिफ़िकेशन दिया था जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो प्राइमरी ग्रुप जो होता है उसमें जो आप देखते हैं कि ऐसे ग्रुप होते हैं जो स्मॉल होते हैं, है ना? और जो जहाँ पे व्यक्ति जो होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? और छोटे स्मॉल नंबर, स्मॉल ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से होता है और इसकी विशेषता होती है कि इसमें फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी होती है, मतलब कि यहाँ पे जो लोग होंगे ना, वो भौतिक रूप से मतलब कि करीब होंगे। इसका मतलब जैसे आप फैमिली को ले लीजिए, फैमिली क्या होता है? फैमिली में आप एक ही जगह पे रहते हैं ना और डेली आप इंटरैक्ट कर रहे हो एक-दूसरे के साथ। तो ये क्या हो गया? ये आपका फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी हो गया। फिर आपका नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है? फिर आपका फ्रेंड्स का जो सर्कल हो जाता है, वो भी हो जाता है। ऐसे ही आपका जो भी आपका पीयर ग्रुप जो होगा, ठीक है? स्मॉल साइज़ होता है अ, जैसे कि 2 से 6-7 ऐसे लोग सदस्य उसमें होंगे जो अपना नज़दीकी होगा, बहुत बड़ा ये ऑर्गनाइज़ेशन जैसा नहीं होगा। स्टेबल होगा, फैमिली देखिए आपकी शुरू से लेके अंत तक आपके साथ रहती है, फ्रेंड्स भी आपके बहुत समय तक आपके साथ रहते हैं ना, आपके रिलेटिव्स जो होते हैं, ऐसे टाइप के। फिर आपका आता है कि आपके बैकग्राउंड में सिमिलैरिटी होगी।
हम एग्जांपल फैमिली का ही ले रहे हैं, क्योंकि आपका रहन-सहन, खान-पान, कल्चर सब कुछ, जो आपका रिलीजन है, सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, ठीक है? फिर आपका इट हैज़ लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ इंटरेस्ट से यहाँ पे बहुत जुड़े हुए हो। ये आपका क्योंकि बाय बर्थ होता है, तो आपका एक लगाव आपके परिवार की तरफ से होता है। यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, मतलब दिखता नहीं है, एक्चुअली तो फंक्शन कर रहे हो आप इसी तरीके से कि आप फैमिली को सस्टेन कर सको और आपकी फैमिली आगे अच्छे मतलब एक कंडीशन में, सोसाइटी में स्टेबल रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपने कुछ अपने फ़ायदे के लिए आप यहाँ पे नहीं जुड़े हो, तो ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट से लिमिटेड होता है, ठीक है? फिर आपका ये आता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो होता है ये लार्ज इन साइज़ होता है, ठीक है? मतलब कि इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नेशन, देश आपका हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गए, इंटरनेशनल सेंटर्स हो गए, इंडस्ट्री या लेबर यूनियन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे और आपके जो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग होंगे, और आपका जो लेबर यूनियन वगैरह देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये क्यों जुड़े हैं? इनका एक पर्सनल कह सकते हैं इंटरेस्ट है, अपना हित है, उसके लिए वो जुड़े हुए हैं। अब इसमें टाइप्स कुछ होते हैं, जैसे कि रेमेडियल ग्रुप हो गया। रेमेडियल ग्रुप का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे किसी चेंज या कोई सिचुएशन है, उसमें अपनी लाइफ को जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको सुधारने के लिए कहीं पे जुड़ रहा है ना? जैसे रेमेडियल ग्रुप में जैसे कुछ भी आपका कुछ समस्या है, पैथोलॉजिकल कोई कंडीशन है, तो वहाँ पे आप क्या है, रेमेडियल ग्रुप से किसी जुड़े हुए हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन से जो रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, जिनमें रेमेडियल ग्रुप उनको हम कह सकते हैं, उसको आप उस पे काम कर रहे हो। आप जैसे एक जैसे लोग हैं जो उस पे काम कर रहे हैं कि वो कैसे उससे बाहर निकल सकें और कैसे अपने नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो यहाँ पे उन्हें क्या है, रेमेडियल ग्रुप है वो एक तरीके का, ठीक है? फिर आपका आता है ग्रोथ ग्रुप्स, जो कि अपने सेल्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए लोग वहाँ पे जुड़ते हैं, है ना? वहाँ पे आप अपने करियर से रिलेटेड बाकी चीज़ें जो होती हैं अपने, वो आप वहाँ पे जुड़ते हो उस ग्रुप से, और एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको मिले कि आप अपना पर्सनल ग्रोथ, अपने करियर को बेहतर कर सकें, अपने लाइफ को अच्छा कर सकें, तो वहाँ पे ग्रोथ ग्रुप से जुड़ते हो। फिर आता है आपका टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप इस तरीके का होता है, मतलब कोई एक टास्क दिया गया है, जिसको आपको कुछ एक्टिविटीज़ उसके उस ग्रुप में करनी है, और अपना एक ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट करना है उस ग्रुप को, ठीक है? वो उस पे काम करता है, जैसे कि स्टूडेंट का ग्रुप हो गया। फिर आपका आते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि इसकी संख्या बड़ी होती है, हमने बात की, और ये फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशन होता है। जैसे कि हम फैमिली की बात करें तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल होते हैं, और पर्सनल रिलेशन होता है ना? वहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रूल रेगुलेशंस उस तरीके से लिखित तौर पे हमें फॉलो करने हैं, बट यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर्सनल रिलेशन आपको ना के बराबर दिखेंगे। फिर आपका आता है ऑप्शन कि यहाँ पे आप मेंबरशिप ले सकते हो या इनएक्टिव कर सकते हो, मतलब कि आप किसी ग्रुप के सदस्य बन सकते हो या उस ग्रुप को छोड़ सकते हो। जबकि जो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता है। आप मतलब कि आप उसके मेंबर ऐसे ही बन जाते हो, आप जानबूझ के आप नहीं बनते हो, ऐसे बन जाते हो। आपकी फैमिली है तो आप उसके ग्रुप मेंबर तो आप ऑलरेडी हो, आपने उसकी सदस्यता थोड़ी ली है ना? तो ये आपका होता है। इसके बाद फिर ये गोल ओरिएंटेड होके काम करते हैं। इनका अप्रोच ये है कि आपका एक गोल है, उसको अचीव करना है। तो ये इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर तो सोशल ग्रुप जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये लोग इकट्ठे होते हैं साथ में काम करने के लिए, है ना? इनका एक अपना विशेषता होता है। जो 2 चीज़ इसमें देखी जाती है कि इसमें कि रिलेशनशिप होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोहेशन होता है ना, वो जान रहे, पहचान रहे हैं, एक-दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। कुछ उनके एक अवेयरनेस है उन्हें अपने ग्रुप के लिए कि हम इस ग्रुप के सदस्य हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हमें इसके लिए काम करना है। वहाँ पे वो अपने उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो उससे कल्चर से वाकिफ़ हैं, ठीक है? वहीं जो आपका क्वासी ग्रुप आ जाता है, ये इस तरीके से होता है कि इसमें कुछ क्लियरली आइडेंटिफ़िकेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है ना? कोई फॉर्मल ऐसे स्ट्रक्चर नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होगी कि जो इसके सदस्य होंगे, वो पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होते हैं कि भाई हम इस ग्रुप के सदस्य हैं और इस ग्रुप का कोई ऐसा ग्रुप एग्ज़िस्ट करता है, तो उसका उनको क्लैरिटी नहीं होती है। क्वासी ग्रुप का अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देखेंगे, वहाँ पे कुछ आपके जो यूनियन या ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, जो फॉर्मल नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बने होते हैं, है ना? तो इस तरीके से क्या वो उनको जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आइडिया नहीं है इसके बारे में, वो इसके से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और वो इस तरीके से वो वहाँ से स्टूडेंट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो कहीं न कहीं वो उस ग्रुप के सदस्य अनजाने में ही बने हुए हैं। बट उनको वो इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है। तो ये आपका क्वासी ग्रुप हो जाता है। तो आज हमने ग्रुप वर्क के बारे में डिटेल में जाना है। आगे के वीडियोज़ में हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।